नमस्कार, मैं हूं पंकज भार्गव। अब से करीब 14 घंटे बाद प्रधानमंत्री बड़ी मीटिंग बुलाने वाले हैं। मीटिंग एक नहीं, दो होंगी। पहली मीटिंग में 8 मुख्यमंत्री होंगे और दूसरी मीटिंग में प्रधानमंत्री के साथ 30 सीएम होंगे। कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच कल की मीटिंग्स बहुत अहम है। इस मीटिंग से एक अच्छी खबर आएगी तो एक सख्ती वाली न्यूज भी आ सकती है। कल क्या क्या होने वाला है, इसका कुछ अंदाजा हमारे सीनियर रिपोर्टर्स को लगा है। उन्होंने एक रिपोर्ट तैयार की है, देखिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर मुख्यमंत्रियों से मिलने वाले हैं। प्रधानमंत्री मोदी 30 मुख्यमंत्रियों से रिपोर्ट लेने वाले हैं। कोरोना के बारे में बड़ा डिसीजन होने वाला है। मुख्यमंत्री मोदी को क्या क्या बताने वाले हैं। नरेंद्र मोदी के क्या क्या निर्देश आने वाले हैं। प्रधानमंत्री मोदी का फैसला बड़ा होगा। यह फैसला बेहद कड़ा भी हो सकता है। फैसले से पहले नरेंद्र मोदी मुख्यमंत्रियों के साथ चर्चा करेंगे। ओपिनियन मुख्यमंत्रियों का होगा, डिसीजन नरेंद्र मोदी का होगा। मंगलवार 24 नवंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बैक टू बैक 2 मीटिंग करेंगे। पहली मीटिंग उन 8 राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ होगी जहां कोरोना के केसेस हाई हैं। दूसरी मीटिंग सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 30 मुख्यमंत्रियों के साथ होगी। पीएम बैठक में मुख्यमंत्रियों के साथ कोरोना की वैक्सीन का स्टेटस शेयर करेंगे। साथ ही पीएम मोदी राज्यों की कोरोना रिपोर्ट भी लेंगे और राज्यों की उसी कोरोना की रिपोर्ट के आधार पर पीएम मोदी अपना मेजर डिसीजन अनाउंस करेंगे। मुख्यमंत्रियों के साथ मीटिंग से पहले पीएम ने अपना होमवर्क कर लिया है। कोरोना और वैक्सीन की स्टेटस रिपोर्ट मोदी की टेबल पर तैयार रखी हुई है। मुख्यमंत्रियों के साथ प्राइम मिनिस्टर की मीटिंग के 2 एजेंडे हैं। एजेंडा नंबर 1 कोरोना की रफ्तार रोकना और एजेंडा नंबर 2 कोरोना वैक्सीन की रणनीति बनाना। मोदी के साथ मीटिंग में सबसे पहले उन मुख्यमंत्रियों का नंबर आएगा जहां कोरोना के एक्टिव केसेस सबसे ज्यादा हैं, जहां कोरोना की स्पीड सबसे तेज है। मोदी के सामने सबसे पहले महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे अपनी कोरोना रिपोर्ट पेश करेंगे। महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा 82,500 एक्टिव कोरोना केस हैं। मुंबई में लगातार 5वें दिन 5,000 से अधिक केस आए हैं। फेस्टिवल सीजन में महाराष्ट्र में कोरोना ने टॉप गियर लगा लिया। इसी दौरान उद्धव सरकार ने मंदिर और मस्जिद के गेट खोले। पंढरपुर मंदिर 3 दिनों के लिए बंद करना पड़ा। महाराष्ट्र के ग्रामीण इलाकों में आज से स्कूल खुले, लेकिन मुंबई, पुणे, औरंगाबाद, नासिक और पिंपरी चिंचवाड़ में स्कूल बंद रहेंगे। मुंबई में लोकल नहीं चल रही तो बेस्ट की बसों में भीड़ उमड़ रही है। ऐसे में सोशल डिस्टेंसिंग कैसे हो, यह बड़ा सवाल है। दूसरे राज्यों की तरह महाराष्ट्र ने नाइट कर्फ्यू नहीं लगाया। मुख्यमंत्री ने चेतावनी दी है कि अगर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं किया तो दोबारा लॉकडाऊन लगाना पड़ सकता है। ही लाट जर पहिल्या लाटेची तुलना केली तर नुसती लाट नाही तर सुनामी आहे की काय अशी भीती वाटते। लोग कह रहे हैं कि ये कोरोना की लहर है, लेकिन मैं कह रहा हूं कि ये लहर नहीं, कोरोना की सुनामी है। वैक्सीन अभी हमारे हाथ में नहीं है। महाराष्ट्र में 12 करोड़ लोग हैं। इसकी 2 डोज चाहिए, यानी 24 करोड़ डोज। इसे लोगों तक पहुंचाने में कितना वक्त लगेगा, ये स्पष्ट नहीं है। फिलहाल इसका समाधान सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क पहनना है। अभी बहुत से लोग मास्क नहीं लगा रहे हैं, जो चिंता का विषय है। महाराष्ट्र के बाद दिल्ली का नंबर आएगा तो अरविंद केजरीवाल पीएम के सामने अपनी रिपोर्ट पेश करेंगे। कोरोना कंट्रोल के हर पैमाने पर दिल्ली फिसड्डी साबित हो रही है। अब तो कोर्ट ने भी दिल्ली सरकार से जवाब तलब कर लिया है। दिल्ली में कोरोना से हर रोज 100 से ज्यादा मौतें हो रही हैं। हालात ये हैं कि दिल्ली के शमशानों और कब्रिस्तानों में जगह कम पड़ने लगी है। इस वक्त हम शास्त्री पार्क के कब्रिस्तान में हैं और कब्रिस्तान की तस्वीर कुछ ऐसी है कि यहाँ कब्रों की कतार लगी है और इस कब्रिस्तान में स्थान नहीं बचा है। अगर आप इधर देखेंगे तो यहाँ जेसीबी काम कर रही है और ये जेसीबी यहाँ मौजूद कब्रों को हटा रही है। आपको बता दें कि इस प्रक्रिया को मिट्टी पलटी कहा जाता है और देखिए ये नासिर
का डेथ प्लेट है या कहें कि उनकी कर्व पर लिखी थी, उनको 26/11/2019 को उनकी डेथ हुई थी, लेकिन अब उनकी कब्र के ऊपर लगा ये हटा दिया गया है। कब्र समतल की जा रही है ताकि यहाँ जो लोग दफनाने के लिए लाए जा रहे हैं उनके लिए जगह उपलब्ध करवाई जा सके। 100 से 150 के करीब जो है हमारे यहाँ कोविड-19 के शव दफना चुके हैं हम, और अब तो बिल्कुल जगह ही नहीं बची है। दिल्ली में कोरोना के 40,500 एक्टिव केस हैं। कोरोना से देश में होने वाली मौत का 1/4 हिस्सा दिल्ली में है। दिल्ली के लोग मास्क लगाने में भी आनाकानी करते हैं। मास्क न लगाने का फाइन 500 रुपए से बढ़ाकर 2000 रुपए किया गया। दिल्ली के स्कूल कॉलेज खोलने का विचार फिलहाल टाल दिया गया है। एक्सपर्ट्स कहते हैं कि दिल्ली में कोरोना की तीसरी लहर चल रही है। हालांकि कई लोग इस पर ऐतराज करते हैं क्योंकि दिल्ली में कोरोना की स्पीड कभी कम हुई ही नहीं। दिल्ली राजधानी है, दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश भी है। एसडीएमए की मीटिंग को लेफ्टिनेंट गवर्नर हेड करते हैं, इसलिए पॉसिबल है कि केजरीवाल अपने पाले की गेंद धीरे से एलजी की ओर सरका दें। होम मिनिस्टर अमित शाह ने दिल्ली में मोबाइल RT-PCR टेस्ट लैब का उद्घाटन किया है। इस वैन से अब चलते फिरते कोरोना टेस्ट पॉसिबल हो जाएगा। आईसीएमआर और स्पाइस हेल्थ ने एक साथ मिलकर मोबाइल वैन के जरिए RT-PCR टेस्ट करने का जिम्मा उठाया है। इस तरह से दिल्ली में 10 मोबाइल वैन होंगी ताकि दिल्ली में बढ़ती हुई कोरोना की थर्ड वेव को रोका जा सके। इस तरह से कंटेनर में एक पूरा लैब सेटअप किया गया है जिसमें 6 घंटे में आपको ऑथेंटिक रिपोर्ट दिखेगी, जिसका चार्ज होगा सिर्फ 499 रुपये। 6 घंटे में आपको ऑथेंटिक सर्टिफाइड रिपोर्ट मिलेगी। इस तरह से एक मोबाइल टेस्टिंग वैन है। अगर आप थोड़ा अंदर जाके देखेंगे तो इस तरह एक वैन को तैयार किया गया है जो पूरी तरीके से मोबाइल है। आप अंदर आएंगे तो आपको पूरा एक सेटअप दिखाई देगा जिसमें सैंपलिंग से लेके टेस्टिंग तक की सारी फैसिलिटी है। मैम, अगर आप बता पाएं कौन कौन सी मशीन है और क्या कुछ है। तो ये हमारी RT-PCR मशीन्स है, बायोरैड मशीन्स। एक मशीन में 96 सैंपल्स का बैच जाता है और इसी में कोरोना वायरस की टेस्टिंग होती है। पश्चिम बंगाल और राजस्थान, ये दोनों राज्य एक्टिव केसेस के मामले में टॉप 5 के राज्यों में हैं। पश्चिम बंगाल में 25,200 एक्टिव केस हैं और राजस्थान में 23,190 एक्टिव केस। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, ममता बनर्जी और अशोक गहलोत से भी कोरोना रिपोर्ट लेंगे। दीदी के राज्य में 8,000 से ज्यादा मौत हो चुकी है। पिछले 18 दिनों में 1,000 से ज्यादा मौत हुई। रोजाना 50 के करीब मौत हो रही है। 100 टेस्ट में से 8 से ज्यादा पॉजिटिव रिजल्ट आ रहे हैं। गहलोत सरकार की कोरोना रिपोर्ट भी बहुत अच्छी नहीं है। कोरोना केस बढ़ने पर गहलोत सरकार ने कुछ उपाय जरूर किए हैं, लेकिन वे काफी नहीं हो रहे हैं। राजस्थान के 8 जिलों में नाइट कर्फ्यू। जयपुर, जोधपुर, बीकानेर, उदयपुर में नाइट कर्फ्यू। अजमेर, अलवर, कोटा और भीलवाड़ा में भी नाइट कर्फ्यू। मास्क नहीं लगाने पर 500 रुपए का जुर्माना। बिना सूचना शादी करने पर 5,000 का जुर्माना। 100 से ज्यादा मेहमान होने पर 25,000 का फाइन। दफ्तरों में 75% स्टाफ से चलाना होगा काम। नाइट कर्फ्यू अकेले राजस्थान में नहीं लगा है। गुजरात, मध्य प्रदेश और हिमाचल में भी कोरोना धीरे धीरे ताले लगवा रहा है। એ સિવાય પણ ગુજરાતના બાકીના શહેરો ત્યાંના નાગરિકને પણ હું વિનંતી કરું છું। गुजरात के बाकी शहरों के नागरिकों से भी विनती है कि उनके इलाके में संक्रमण बढ़े नहीं, इसके लिए शाम के समय घर में रहें और नियमों का पालन करें। दिन से रात के 9 बजे तक गुजरात की तमाम जगहों पर मास्क के बिना कोई नहीं निकले। सख्त आदेश है कि कोई व्यक्ति अगर मास्क नहीं पहनता तो पुलिस 1,000 रुपए जुर्माना लगाएगी। કડક સૂચના આપી છે કે કોઈ પણ વ્યક્તિ માસ્ક નહીં પહેર્યો હોય તો 1,000 રૂપિયા દંડ પોલીસ કરશે જ। गुजरात के अहमदाबाद, सूरत, राजकोट और वडोदरा में नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया है। मध्य प्रदेश के भोपाल, इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर, रतलाम, रीवा और सतना में भी नाइट कर्फ्यू से कोरोना कंट्रोल की कोशिशें हो रही हैं। हिमाचल प्रदेश के शिमला, कुल्लू, मंडी और कांगड़ा में भी नाइट कर्फ्यू लगाने का फैसला किया गया है। महाराष्ट्र में कोरोना प्रभावित राज्यों से आने वाले को RT-PCR टेस्ट कराना जरूरी होगा।
उत्तराखंड में प्रवेश से पहले भी कोरोना नेगेटिव रिपोर्ट दिखानी जरूरी होगी। जब तक कोरोना के केसेस कम नहीं होती, एक कर्फ्यू जारी रहेगा। इस कर्फ्यू के दौरान मालवाहक ट्रक की आवाजाही जारी रहेगी। फैक्ट्रीज में काम करने वाले वर्कर्स फैक्ट्रियों में जा सकेंगे। हमने यह भी तय किया है, कक्षा 1 से लेकर 8 तक के स्कूल बंद रहेंगे। 9 से लेकर 12वीं तक के विद्यार्थी विभाग के निर्देशों के अनुसार केवल गाइडेंस के लिए स्कूल में जा सकेंगे। कॉलेज भी बंद रहेंगे। मोदी सरकार ने लॉकडाउन का ताला धीरे धीरे खोला था। लॉकडाउन से अनलॉक तक आने में हफ्तों महीनों का टाइम लिया गया ताकि लोग कोरोना गाइडलाइंस को अच्छे से समझ लें और कोरोना से बचने के तरीकों को अपनी जिंदगी में उतार लें। भारत में कोरोना से रिकवरी रेट 90% से ऊपर है, फिर भी कोरोना अभी गया नहीं है। खुद प्रधानमंत्री बार बार ये याद दिलाते रहते हैं। दवाई बनाने के लिए हमारे वैज्ञानिक कठिन तप कर रहे हैं। दुनिया भर के वैज्ञानिक लगे हुए हैं। सबसे धनवान देश के लोग भी लगे हैं और गरीब देश के लोग भी लगे हैं। लेकिन जब तक दवाई नहीं, तब तक ढिलाई नहीं। अगर हालात नहीं सुधरे और लोगों की आदतें नहीं बदली तो अनलॉक फिर से लॉक हो सकता है। केंद्र सरकार धीरे धीरे पेच कस रही है। क्या हम फिर से मिनी लॉकडाउन की ओर बढ़ रहे हैं? इसका जवाब सिर्फ नरेंद्र मोदी के पास है। 30 मुख्यमंत्रियों के साथ प्रधानमंत्री की ये दूसरी बैठक जो होने जा रही है, इसका एजेंडा बहुत इंपॉर्टेंट है। इस दूसरी बैठक का एजेंडा है वैक्सीनेशन। दरअसल केंद्र सरकार ने कोरोना की वैक्सीनेशन को लेकर के पूरा रोड मैप तैयार कर लिया है। कोरोना की वैक्सीन कब आएगी, सरकार को कब मिलेगी, कितने डोजेज लगाने होंगे और कितने डॉक्टर्स और फ्रंट लाइन वर्कर्स की जरूरत इस पूरी प्रक्रिया में पड़ेगी, इस तमाम चीजों का होमवर्क पूरी तरह से कर लिया गया है। हेल्थ मिनिस्ट्री, आईसीएमआर और सीरम इंस्टीट्यूट से मिली जानकारियों से इतना पक्का है कि कोरोना की वैक्सीन जनवरी से फरवरी के बीच में आ जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 30 मुख्यमंत्रियों के साथ कोरोना वैक्सीन बांटने के तरीकों पर बात करेंगे। कोविड-19 का खतरा अभी समाप्त नहीं हुआ है और हमेशा हमें इस बारे में देखना होगा कि वैक्सीन बनाने के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में हमारे सभी वैज्ञानिक इस दिशा में बहुत अच्छा प्रयास कर रहे हैं। बहुत सार्थक प्रयास भी है कि भारत के अंदर जो वैक्सीन बन रही है वह दुनिया के अंदर किसी भी वैक्सीन से ज़्यादा इफेक्टिव दिख रही है। लेकिन उस सब के बावजूद वैक्सीन आने, वैक्सीन हर नागरिक तक पहुंचने और वैक्सीन का प्रभाव तब तक बरकरार रहे, इस दृष्टि से हमें अभी सावधान होना पड़ेगा और इसमें बचाव बहुत महत्वपूर्ण है। सितंबर 2021 तक 25 से 30 करोड़ लोगों को वैक्सीन लगाने का टारगेट है। सबसे पहले प्राइमरी हेल्थ वर्कर्स को लगेगा कोरोना वैक्सीन का इंजेक्शन, फिर फ्रंट लाइन वर्कर्स को वैक्सीन का डोज मिलेगा। फ्रंट लाइन वर्कर्स में पुलिस और सैनिटाइजेशन स्टाफ शामिल होंगे। 50 से 65 साल के लोगों के बीच कोरोना केसेस ज्यादा हैं। तीसरे राउंड में उनको वैक्सीन लगेगी। हेल्थ प्रॉब्लम वाले 50 साल से कम उम्र के लोगों को भी प्रायोरिटी से वैक्सीन लगेगी। देश भर में पोलिंग बूथ के अंदाज में वैक्सीन बूथ लगाए जाएंगे जहां लोग लाइन लगाकर वैक्सीन ले पाएंगे। हेल्थ मिनिस्ट्री ने राज्यों से डेटा मांग लिया है और डेटा प्रोसेसिंग की जा रही है। जो काम 3 महीने बाद होना है उसकी तैयारियां अभी से शुरू हो गई हैं। वैक्सीन के लिए डेटा प्रोसेस करने के लिए एनआईसी एक विशेष प्लेटफॉर्म बना रहा है जिसमें स्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग हो सकेगी कि पहली डोज किसे दी जा चुकी है और दूसरी डोज किसे और कब देनी है। वैक्सीन जहां भी बने इतना तय है कि उसका मास प्रोडक्शन भारत में ही होगा। भारत के अपने लैब्स में भी 5 वैक्सीन का डेवलपमेंट एडवांस स्टेज में है। इनमें से 4 वैक्सीन कैंडिडेट ट्रायल के दूसरे और तीसरे चरण में हैं और 1 वैक्सीन कैंडिडेट ट्रायल के पहले और दूसरे फेज में।
और आज मुंबई में अचानक पाकिस्तान के शहर कराची को लेकर जबरदस्त बयानबाजी हुई। वैसे तो यह बयानबाजी पॉलिटिकल थी, लेकिन इसके बाद हलचल पाकिस्तान में शुरू हो गई। मुंबई में क्या हुआ और वहां से 833 किलोमीटर दूर कराची में क्या हो रहा है, दोनों बातें इस रिपोर्ट से समझिए। क्या कोई दिन ऐसा आएगा जब कराची पाकिस्तान से अलग हो जाएगा? क्या कोई दिन ऐसा आएगा जब कराची भी हिंदुस्तान का हिस्सा होगा? सबसे पहले इन दो नेताओं के बीच की बयानबाजी सुनिए। हम तो अखंड भारत मानने वाले लोग हैं और हम तो ये मानते हैं कि एक दिन कराची भी भारत का हिस्सा होगा। कराची हिंदुस्तान में अगर आती है तो हम उनका स्वागत करेंगे। सबसे पहले जो पाक के कब्जे में कश्मीर है वो लाइए, बाद में हम कराची तक पहुंच जाएंगे। मुंबई में दिए गए ये बयान सीधे तौर पर सियासी हैं, लेकिन कराची को वापस लाना कितना प्रैक्टिकल है ये जानने के लिए हमको मुंबई से 883 किलोमीटर दूर कराची चलना होगा और देखना होगा वहां पर कितनी हलचल है, क्या माहौल है। ये पाकिस्तान का शहर कराची है, जिसको कभी क्रोकोला, रामबाग, कलाची, देबल, कुरुक नाम से जाना जाता था। कराची अखंड भारत का सबसे पुराना और विकसित शहर हुआ करता था। साल 1947 के बंटवारे से पहले तक कराची हिंदुस्तान का अहम बंदरगाह था, लेकिन पाकिस्तान बनने के बाद सब कुछ बदल गया। आज कराची को पाकिस्तान की आर्थिक राजधानी कहा जाता है। हालांकि बहुत कम लोग जानते हैं कि पाकिस्तान की पहली राजधानी कराची ही थी। 1947 से 1959 तक कराची पाकिस्तान की राजधानी रही। इसके बाद इस्लामाबाद को नई कैपिटल चुना गया। फिलहाल कराची पाकिस्तान के सिंध प्रांत की राजधानी है। जिस वक्त हिंदुस्तान का बंटवारा किया जा रहा था, उस वक्त सिंध ने पाकिस्तान के साथ जाने का विरोध किया था और ये विरोध 73 साल के बाद भी जारी है। ये जो दहशतगर्दी है, ये जो मारामारी है, ये जो नामालूम है, ये जो नामालूम है, मतलब इन्होंने मारामारी करी साल 1947 के करीब 90 लाख लोग हिंदुस्तान से पाकिस्तान गए, जो उस वक्त पाकिस्तान की राजधानी कराची और सिंध के हैदराबाद और सक्खर जैसे शहरों में बसे, जिनको आज भी पाकिस्तान की कट्टर कौम ने नहीं अपनाया है। समंदर किनारे बसा ये कराची शहर है, जहां पर पाकिस्तान से आजादी की मांग की जा रही है। हजारों की संख्या में लोग सड़कों पर उतरते हैं। ऐसी तस्वीरें कराची में आए दिन देखने को मिलती हैं। कराची पाकिस्तान से अलग होना चाहता है, सिंध पाकिस्तान से अलग होना चाहता है। पाकिस्तान के वजीर आजम इमरान खान भी मानते हैं बांग्लादेश की तरह पाकिस्तान के कई टुकड़े हो सकते हैं। पाकिस्तानी फौज सब कुछ जुल्म कर रही है, इमरान खान एक पुतला है, ये सारा कर रहा है। किसकी ज़बान कर रहा है? वो हिंदुस्तान भी वही कर रहा है। हिंदुस्तान की कोशिश है क्या? पाकिस्तानी फौज को डिस्क्रेडिट करे। पाकिस्तानी फौज को डिस्क्रेडिट करके क्या होगा? अगर पाकिस्तान की फौज अगर इस वक्त कमज़ोर हो जाती है, हिंदुस्तान पाकिस्तान के 3 टुकड़े करना चाहता है। इस उनके थिंक टैंक्स की स्टेटेड पॉलिसी है ये। कराची शहर के हालात इतने बेकाबू हो चुके हैं कि अब इमरान सरकार ने उसे सीधे केंद्रीय शासन के अधीन लाने की कोशिश तक की, जिसके बाद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने खुलकर अलग देश बनाने की धमकी तक दे डाली। आप अपने ही अवाम पे जुल्म करते रहो, आप अपने के अवाम के मुआशी हकूक, इंसानी हकूक को छीनते रहो और फिर इसके ऊपर उनके शहर में, उनकी जमीन पे कब्जा करने की कोशिश करो। आप समझते हो कि आपका वफाक बचेगा? हम तो आखिरी दम तक बचाने की कोशिश करेंगे। हम अपना खून देंगे, सर देंगे, मगर पाकिस्तान को आंच नहीं आने देंगे। लेकिन आप सोचें
कि अगर कल बना था बांग्लादेश, तो फिर आप अगर अपना जुल्म करते रहोगे, अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जैसे जमात खड़े नहीं होंगे, तो फिर कल सिंधु देश भी बन सकता है, सराइकी देश भी बन सकता है, पख्तूनों का देश बन सकता है। होश की नाखुन लो। अब जरा मैप से समझिए, अगर कराची और सिंध प्रांत पाकिस्तान से आजाद होता है तो इस क्षेत्र का नया नक्शा कैसा होगा। अगर कराची समेत पूरा सिंध दोबारा अखंड भारत में शामिल होता है तो हिंदुस्तान का नक्शा कुछ ऐसा होगा। सिंध को पाकिस्तान से अलग करने की आवाज अल्ताफ हुसैन भी बरसों से उठा रहे हैं। हुसैन तो हिंदुस्तान में आने को बेकरार है। सारे जहां से अच्छा, हाँ, सारे जहां से अच्छा दोस्तां हमारा हमारा, हम बुलबुले इसकी ये गुलसितां हमारा हमारा, सारे जहां से अच्छा। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तां हमारा गाने वाले अल्ताफ हुसैन कराची में मुजाहिरों के सबसे बड़े नेता हैं। मुजाहिर यानी वो मुसलमान जो यूपी और बिहार छोड़कर बंटवारे के वक्त पाकिस्तान चले गए थे। उनकी सबसे बड़ी पार्टी MQM के नेता अल्ताफ हुसैन हैं। अल्ताफ हुसैन 1992 से लंदन में रह रहे हैं। वो पाकिस्तान में मुजाहिरों की खराब हालत से परेशान हो चुके हैं और अब PM मोदी से अपने लोगों के साथ भारत में शरण मांग रहे हैं। वजीर आजम मोदी, if they allow me to come to India and provided me asylum with my colleagues, I am ready to come to India. कराची में इमरान खान भाजपा पाकिस्तान सेना के खिलाफ बगावत जबरदस्त तौर पर हो रही है। इस साल 18 अक्टूबर को जब हुकूमत और पाकिस्तानी सेना के खिलाफ कराची में पूरा विपक्ष एक मंच में आया तो इतना जबरदस्त हुजूम देखकर इमरान और भाजपा के होश उड़ गए थे। अभी तो एक ही जलसा हुआ है, लोगों को कहते हो घबराना नहीं है, और अभी एक गुजरावाला का जलसा हुआ और तुम घबराना शुरू हो गए हो। अगर सिर्फ कराची शहर पाकिस्तान के हाथ से निकला तो उनको क्या नुकसान होगा वो समझिए। कराची पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर है। कराची पाकिस्तान के दूसरे बड़े सूबे सिंध की राजधानी है। पाकिस्तान का 60% राजस्व इसी शहर से आता है। कराची को पाकिस्तान की आर्थिक राजधानी कहा जाता है। पिछले कई दशक से कराची में हालात बेकाबू हैं। पिछले कुछ महीनों से तो कराची का ये आलम है कि ये कचरे के ढेर में तब्दील हो गया, मगर इमरान की इस शहर पर सियासी पकड़ नहीं है, इसलिए वो सीधे केंद्र सरकार के अधीन लाना चाहते हैं। जब इमरान खान ऐसा नहीं कर पाए तो उन्होंने सेना का सहारा लिया। आधी रात को कराची में IG सिंध पुलिस को रेंजर्स ने उठा लिया। मरियम नवाज के पति को जबरदस्ती हिरासत में ले लिया। इसके बाद सीधे तौर पर सेना और सिंध पुलिस आमने सामने आ गई। सेना के साथ इमरान सरकार थी तो पुलिस के साथ सिंध सरकार। एक एक करके सैकड़ों पुलिस वालों ने इस्तीफे दे दिए। कराची में पुलिस और सेना आमने सामने थी। बस एक चिंगारी और पाकिस्तान में गृह युद्ध शुरू। जब मामला हाथ से निकलने लगा तो पाकिस्तानी सेना के जनरल बाजवा को खुद IG सिंध से माफी मांगनी पड़ी। उधर आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने IG सिंध को भी टेलीफोन किया है और आर्मी चीफ ने सिंध पुलिस की खिदमात को सराहा है। जनरल कमर जावेद बाजवा ने वाक़े पर इजहार तशवीश किया और मुश्ताक महर को शफाफ तहकीकात की यकीन दहानी भी कराई है। आपने इससे पहले बिलावल भुट्टो जरदारी को टेलीफोन किया और अब आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने IG सिंध मुश्ताक महर को टेलीफोन किया है। आज नहीं तो कल ये बगावत क्रांति में तब्दील हो जाएगी और कराची पूरा सिंध पाकिस्तान से अलग होगा, क्योंकि वहाँ की आवाम पाकिस्तान से हर हाल में अलग होना चाहती है। इसकी बड़ी वजह पाकिस्तानी कट्टरपंथी हैं, जो सिंध खासकर कराची में रहने वाले हिंदू
शिया और अहमदियों को लगातार निशाना बना रहे हैं। अब जरा सोचिए, जिस मुल्क में शिया, अहमदी, मुस्लिम सुरक्षित ना हो, वहां पर हिंदुओं के साथ कैसा बर्ताव किया जाता होगा। पाकिस्तान में हिंदुओं के खिलाफ जेनोसाइड की प्लानिंग की जा रही है। पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में सिर्फ 205 हिंदू बचे हैं। फाटा में 1921 हिंदू रहते हैं। बलूचिस्तान में 39,146 हिंदुओं के घर हैं। पाकिस्तानी पंजाब में 1,16,000 हिंदू आबादी है और सिंध में 22,80,000 हिंदुओं का ठिकाना है। पाकिस्तान में सबसे ज्यादा हिंदू सिंध में रहते हैं। यही बात इमरान खान और पाकिस्तानी कट्टरपंथियों को सबसे ज्यादा चुभती है। सिंध में अल्पसंख्यक हिंदुओं पर हमले रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। कुछ दिन पहले कराची में मुस्लिम कट्टरपंथियों की भीड़ ने पहले एक हिंदू लड़के पर इश्तिंदा का आरोप लगाया, फिर मंदिर में तोड़फोड़ की और इस मंदिर के आसपास रहने वाले करीब 300 हिंदू परिवारों पर भी जानलेवा हमला किया। लाउड स्पीकर से धमकियां दी गई कि यहां से चले जाओ वरना मारे जाओगे। कराची में पंचमुखी हनुमान मंदिर है जो हजारों साल पुराना है। कुछ जगह पर उल्लेख मिलता है कि भगवान राम भी इस जगह एक बार आ चुके हैं। इस ऐतिहासिक मंदिर में हनुमान जी के दर्शन के लिए सुबह से शाम तक भक्तों की भीड़ लगी रहती है। वैसे तो इस इलाके में कई एक मंदिर मौजूद हैं, मगर श्री पंचमुखी हनुमान मंदिर को इन सब में सबसे ज़्यादा अहमियत हासिल है। इस मंदिर के हवाले से तारीख इस बात के दावेदार हैं कि ये मंदिर कम से कम 1500 साल कदीम मंदिर है और इसका जिक्र हिंदुओं की मुक़द्दस किताब रामायण और अल बैरूनी में दर्ज है। जबकि इसकी क़दामत पत्थरों से बने इस मंदिर की तामीरात से भी की जा सकती है और आज भी मंदिर के ऊपर बने हुए गुंबद जिस पर मुख्तलिफ भगवान और अवतार के मुजस्मे मौजूद हैं, जो देखने वालों को एक लम्हे के लिए इस मंदिर के हवाले से हिंदू बरादरी का अकीदा है कि हनुमान ने ज़ेरे ज़मीन इस मंदिर के नीचे तक का सफ़र किया और इसी हवाले से यहाँ मंदिर की तामीर की गई। बंटवारे के वक्त पाकिस्तान में 428 मंदिर थे, जिनमें से 400 मंदिरों को होटल, स्कूल, ऑफिस में तब्दील कर दिया गया। फिलहाल सिंध में सबसे ज्यादा 11 मंदिर हैं। पाकिस्तानी पंजाब में 4 मंदिर, बलूचिस्तान में 3 मंदिर और खैबर पख्तूनख्वा में 2 मंदिर ही बचे हैं। सिंध और खासकर कराची में रहने वाले लोग आज भी मोहम्मद बिन कासिम को अपना हीरो नहीं मानते। मोहम्मद बिन कासिम पहला इस्लामिक आक्रांता है जिसने भारत पर हमला किया। भारत में इस्लाम का दरवाजा खोलने का श्रेय मोहम्मद बिन कासिम को ही जाता है। सिंध में उसका मुकाबला हिंदू राजा ताहिर ने किया था। पाकिस्तानी अपना हीरो मोहम्मद बिन कासिम को मानते हैं, लेकिन सिंधु देश के समर्थक सिंधी राजा ताहिर को। राजा डायर हमारे हीरो है, आपने शायद नहीं समझा। अच्छा, मोहम्मद बिन कासिम को हम रद्द करते हैं। ठीक है। राजा डायर हमारे हीरो हैं, साईं GM सैयद हमारे हीरो हैं, शाह अब्दुल लतीफ भिटाई हमारे हीरो हैं, हशू केवल रामानी। मैं आपको एक बात बताऊं कि आज पूरे जितने भी हमारे अगर उर्दू बोलने वाले सुन रहे हैं या पूरी सिंध से मैं मुखातिब हूँ सुन रहा हूँ, यानी साईं GM सैयद जो हमारा फिक्री रहबर है, साईं GM सैयद के कैलेबर का एक और हमारा किरदार है जो सिंधी हिंदू हशू केवल रामानी। अच्छा। और मैं आपको बताऊं, ये आप समझें, ये मेरी जितने भी सुनने वाले हैं समझें कि 1934 को लंदन में एक कॉन्फ्रेंस होती है। वहाँ पर सब कॉन्टिनेंट के मुख्तलिफ लोग जो है वो शिरकत करते हैं, स्पीच होती हैं। हशू केवल रामानी वो सिंध का इंटेलेक्चुअल था जिसने वहाँ पर तकरीर की और उसने, क्योंकि वो वहाँ पर था कि हिंदू और मुसलमान इस तरह का, तो वो उसने स्पीच की और उसने पहली मर्तबा ये कहा कि हम जो सिंधी हैं वो हिंदू और मुसलमान नहीं होते। दुनिया भर में फैली सिंधी कौम, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान, अपनी जड़ें सिंध से जुड़ी मानती है और चाहती है कि पाकिस्तानी पंजाब के दबदबे से सिंध को आज़ादी मिले। इमरान सरकार और पाकिस्तानी सेना से आज़ादी मिले और ऐसा होना मुमकिन भी है। और इस बीच जम्मू कश्मीर में LOC से बड़ी खबर आ रही है, डिटेल बताएंगे आपको ब्रेक के बाद।